नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। आज हमारे साथ पद्मश्री वैद्य बालेंदु प्रकाश है। सो he has got a huge introduction. I'll read some of the excerpts from his introduction. बेसिकली वैद्य बालेंदु प्रकाश जो है सो आयुर्वेदा की एक खास विधि को फॉलो करते हैं, इसको रस औषधि बोलते हैं। He is an Ayurvedic very senior Ayurvedic physician, and he's also the founder of Parav Specialty Ayurvedic Treatment Center, and also the founder of Vaidya Chandra Prakash Cancer Research Foundation. वैद्य जी सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाले डॉक्टर हैं। 1999 में उनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री से नवाजा था। And he has almost 4 decades of clinical experience. 4 decades means almost 40 years, more than 40 years in fact. And इस 40 सालों में he has developed research-based products, and some of his innovative treatment protocols for diseases like chronic pancreatitis, anemia, migraine, acute promyelotic leukemia, and childhood asthma have benefited many patients and their families. वैद्य बालेंदु प्रकाश ने देश विदेश में ट्रैवल किया है, and he has engaged in more than 200 lectures. काफी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने जो है सो एज अ की स्पीकर पार्टिसिपेट किया है। Besides being actively engaged in his clinical research cum practice, he has contributed to the field by establishing a high-altitude medicinal plant nursery in a remote village in Uttarakhand, and has actively engaged local farmers to cultivate medicinal plants through public government partnership programs, especially for endangered plants like kutki, ponch, sargandha, chitrak, and many more. मैं कुमोद सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर का स्वागत करें। धन्यवाद राजीव। मैं सबसे पहले तो वैद्य बालेंदु प्रकाश जी को जो पटना आगमन के उपरांत हम लोगों से के रिक्वेस्ट पे यहाँ आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और वैद्य जी का भी हब में स्वागत करता हूँ। राजीव ने जितना भी अभी वैद्य जी के विषय में बताया है, इससे बहुत ज्यादा जो है वैद्य जी का इंट्रोडक्शन है। मेरा वैद्य जी से कोरोना के काल में जो है इनके साथ जो है परिचय हुआ, और मेरा अपना अनुभव है वैद्य जी को लेकर के। ये इतने वरिष्ठ, मुझे लगता है भारत के जो वैद्य आयुर्वेद में ये तो जो सबसे कुछ जो 2-4 लोग होंगे उसमें वैद्य जी हैं, और काफी ये बिजी भी रहते हैं। देश विदेश में इनका काफी नाम रहता है, काफी एंगेजमेंट रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने कोरोना के समय में कुछ समाज सेवा का कार्य किया था, जिसमें वैद्य जी से हमने जब भी रिक्वेस्ट किया, वैद्य जी अपने कार्य मतलब मुझे लगता है अपने कार्य को प्रभावित करके ही करते होंगे, क्योंकि हम लोग जो थे समाज सेवा कर रहे थे और वैद्य जी उसमें काफी हम लोगों को प्रोत्साहित भी किए थे और अपना समय भी दिए थे। तो तब से मुझे वैद्य जी का सानिध्य प्राप्त है, और जब हमें पता चला कि वैद्य जी यहाँ आ रहे हैं तो हम लोग काफी दिन से जो है चाह रहे थे कि यहाँ आए। अब आगे वैद्य जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ एंगेज भी किसी न किसी तरीके से जो है वैद्य जी का यहाँ बिहार आगमन हो सके। हालांकि बिहार से वैद्य जी का जुड़ाव रहा है। तो जब वैद्य जी का आने का हुआ तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो हैं वो इस तरह के जो मेडिटेक जो है, अभी कुछ ही दिन पहले हम सहनाज जी के कार्यक्रम में आए थे, तो इनका भी उसी तरह का था। तो हमें लगा कि वैद्य जी का के साथ इंटरेक्शन हमारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको जो है उनके लिए काफी उपयोगी होगा। तो मैं वैद्य जी को, चूंकि इनको आज ही आए हैं और आज ही फिर चले भी जाएंगे, तो मैं फिर से वैद्य जी को धन्यवाद देता हूं और वैद्य जी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आज बेसिकली जो हम अभी समय बहुत कम है उसमें 2 चीज का डिस्कशन वैद्य जी से अनुरोध करूंगा। एक तो वैद्य जी अपने लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, और दूसरा यहाँ पे जो है हेल्थ टेक स्टार्टअप्स हैं काफी वैद्य जी, जो कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो है पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं बहुत अलग अलग इसमें, तो वो कैसे आयुर्वेदा को इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस पर भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप जो है सो फिर उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे।
Thank you, Kumit ji, Rajiv ji, and I welcome all of you. And when I'm listening all things, I was just recalling my early days, because when I started my journey into Ayurveda after doing BSc, so this startup work was not there. Whenever we do something, it is a startup. ये आज के जमाने का बड़ा हाई फैशन वर्ड है, स्टार्टअप. और एक वाकया मुझे और याद है देहरादून का, क्योंकि पद्मश्री का टाइटल आपको एक सेलिब्रिटी का स्टेटस देता है, तो जगह जगह ना चाहते हुए भी लोग चीफ गेस्ट बनाते हैं. तो स्टार्टअप का नया नया दौर चला था. अब मेरे को आज तक समझ नहीं आया स्टार्टअप होता क्या है. भाई अब कोई दुकान खोल के बोलूँ स्टार्टअप है. स्टार्टअप ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी चीज है. आप कोई भी चीज शुरू करो वो एक स्टार्टअप है. तो पता चला कि एक स्टार्टअप का फंक्शन है, उसमें आप चीफ गेस्ट बने. अच्छा, मैं पहुंच गया. ऑर्गेनाइजर्स थे, थोड़े से स्मार्ट थे. उन्होंने एक पद्मश्री को और बुलाया हुआ था कि कई बार हम जैसे लोगों की अकाउंटेबिलिटी कोई भाग जाए, नहीं आए तो क्या करो. क्यों सर, आपने फंक्शन किया नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते. तो उन्होंने 2 चीफ गेस्ट बनाए हुए थे, और हम दोनों शायद ठुल्ले होंगे, दोनों पहुंच गए. अब पहुंच गए तो उस स्टार्टअप में बच्चे बैठे थे टाई शाई लगा के, अपना बिल्कुल अटेंशन. पता चला वो डिफरेंट स्कूल से आए थे, वो देहरादून के, और सब टॉप कैडर के थे जिन्होंने टॉप किया था. हॉल भरा हुआ था. तो जो मेरे साथ थे वो वरिष्ठ थे, थोड़े से मेरे से 20 साल उम्र में बड़े. तो उन्होंने अपनी कहानी शुरू की. बोले मैंने भी एक स्टार्टअप किया और मैं इंटर में फेल हो गया था. मेरठ का हूं. तो कोइंसिडेंटली मैं भी मेरठ का हूं, मैं भी इंटर में फेल हुआ था. तो मेरे को बड़ी हिम्मत आई. तो बोले मेरे सारे रास्ते बंद हुए थे, मैंने स्टार्टअप किया और आज मैं ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया. तो मैं उनके पास गया, मैं सर मैं भी मेरठ का हूँ, मैं भी इंटर फेल हुआ हूँ, बड़ा अच्छी बात है. फिर हमने स्टार्टअप किया और उन्होंने उस दिन कहा कि देखो आप सब लोग पढ़ चुके हो, आपके पास मार्क्स है, तो यू हैव समथिंग, सम एडवांटेज विद यू. पर मैं स्टार्टअप की बात करूंगा उन लोगों की जिनके पास कुछ भी नहीं, ना तो फैमिली बैकग्राउंड है, ना एजुकेशन भी हाई फाई है. उनके लिए कैसे करें. और ऐसे बहुत बच्चे हैं कि ऐसे घर में पैसे पैदा हुए जो कि फेल से भी हो रहा है और क्लास में भी फेल हो गए, वो भी तो कुछ करेंगे. और हम दोनों मिसाल थे वहां पर. इन्होंने कहा सबसे कम उम्र का पद्मश्री, वो भी इंटर में फेल, दूसरी बार में भी बड़ी मुश्किल से 48% मार्क्स, वो भी नकल मार के. नहीं तो आता ही नहीं, इंटर ही पास नहीं होता. पर आज मेरे 38 से ज्यादा रिसर्च पेपर है. और अगर आप गूगल पे डालेंगे तो उसमें रिचेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन में मेरा नाम है. और मैं समझता हूं कि जो मेरा फेल होना था, क्योंकि मेरा एक भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, एक भाई वाइस प्रेसिडेंट बना सिटी बैंक में, तीनों बहनें डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनी, क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे थे. और क्योंकि मेरी पढ़ाई का बैकग्राउंड नहीं था, तो आई हैव टू स्टार्ट ए स्टार्टअप. बैकग्राउंड क्या था, पिताजी का था कतर खरच, जिससे मैंने काम शुरू किया. तो आज जिस समय मैंने आयुर्वेद ज्वाइन किया था, इट वॉज नॉट सो रोजी. और कितना हो सकता है कि मेरे बड़े भाई की शादी हुई, उसके बाद वो मेरे से 3 साल बड़े थे, और मेरे से छोटा भाई 3 साल छोटा था. तो आयुर्वेद की क्या रेपुटेशन थी कि बड़े भाई की शादी के बाद घर में रिश्ता किसका है, छोटे भाई. वही आयुर्वेद का जिक्र ही नहीं था, आउटडेटेड. खैर आयुर्वेद के लोग स्टार्टअप वाले तो जरा हरफन वाला होते हैं ना. तो शादी मेरी हुई, बड़ी बढ़िया हुई. मैंने अपने से 2 साल बड़ी डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर लड़की थी, उसके मना करने के बावजूद भी उससे शादी करी. 4 साल. हाँ,
2 साल बड़ी, बंगाली, खूबसूरत, डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर, टॉपर भी थी वो। मेरी तो एंट्री नहीं थी उनके घर में, क्योंकि फेलियर को तो क्लास में भी नहीं देखते लोग। तो खैर, जिंदगी मैंने देखी वो आयुर्वेद का जो रूप देखा। पर मैंने उस समय एक चीज गौर की थी कि जब मेरे पिताजी वैद्य थे, व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, सबसे पहले आपके पास एक बिल्कुल क्लियर विजन होनी चाहिए, व्हाट यू वांट टू डू, एंड देन व्हाई यू वांट टू डू, एंड व्हाट यू डू। तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी एक वैद्य थे, और आयुर्वेद की एक प्रैक्टिस रही है अपनी दवा बना के प्रैक्टिस करना और इलाज करना, सारे करते थे। तो पिताजी के समय में ये प्रैक्टिस धीरे धीरे खत्म होने लगी, आलस्य। वो जैसे जब हम पैदा हुए थे तो किसी एलोपैथिक डॉक्टर के क्लिनिक में जब हम जाते थे तो मेडिकल स्टोर नहीं होते थे। डॉक्टर होता था, वो आपको देखता था, उसके बाद टिंचर होते थे, वो एक शीशे में मिला के देते थे। 70s के दशक में एमडी आने लगे देश में, और मेडिकल स्टोर खुलने लगे। अब टीबी की दवा से कई लोगों को साइड इफेक्ट होते हैं, वहां लिखा 10 mg पर केजी बॉडी वेट, पर डोज आते 600 mg एडल्ट। तो एडल्ट की 600 दे दी, और है उधर 10 mg, तो 40 किलो के आदमी को 60 किलो 600 mg देते ही उसका लीवर फेलियर हो जाता है। पर जब इंडिविजुअल प्रैक्टिस थी, उस समय डॉक्टर उसके हिसाब से देता था। अब कौन गोली लाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने पर्चा लिखा, मेडिकल स्टोर पे गया, दवा खाई और हो गया खत्म, वो दूसरे डॉक्टर के पास चला गया। तो दैट प्रैक्टिस स्टार्टेड। तो मैंने कहा कि एक आई विल डू कंटिन्यूटी ऑफ दैट प्रैक्टिस, जो कि खत्म हो रही है। So that will be my uniqueness. Secondly, what I will do, so nobody has done, I will document my practice. जो भी इलाज करूंगा उसको लिखूंगा। पहले लिखता, नाम पता लिखते थे। तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ, अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले आयुर्वेद को कई सालों से वो प्रमोट कर रहे थे, और आखिर में जब सब कर लिया, जब कुछ नहीं हो रहा, तो बोले हनीमून तो पूरा हो गया, अब डेटा तैयार करो, जो कि सबसे पहले होता था, डॉक्यूमेंटेशन। और ये उनकी बात नहीं है, सभी लोग बोलते हैं, कि हमारे वैज्ञानिक भी बोलते हैं, हमारी जनता भी चाहती है कि डॉक्यूमेंटेशन। आप अखबार उठा के जब देखते हो तो सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट किस पैथी के आते हैं? आयुर्वेद के ज्यादा आते हैं। एलोपैथी के हॉस्पिटल वगैरह कहते हैं कि भाई ये हॉस्पिटल है, बट दे डोंट क्लेम थिंग, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्लेम करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन किसी ने किया ही नहीं, तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया। और उस डॉक्यूमेंटेशन का फायदा क्या हुआ कि इसको हम बोलेंगे रिट्रोस्पेक्टिव, जो हमारे क्लिनिक में हो रहा था। फिर हमने किया प्रोस्पेक्टिव, और प्रोस्पेक्टिव करने के बाद जब हमारे डेटा आया तो इसका हो गया वैल्यू एडिशन। तो एक एग्जाम्पल के साथ मैं फिर दूसरी बात बोलूंगा। एक मेरे यहाँ दवा होती है जो कि क्लासिकली उसका नाम है पुरानवा मंडूर, बाजार में भी मिलती है। मैंने बनाया उसको, और बनाने के बाद देखा कि इसका असर बिल्कुल अलग है। अब मैं पुरानवा मंडूर इसको बोलूंगा तो आप जाके बाजार की खा लोगे, आपको फायदा नहीं होगा। हमने उसका नाम थोड़ा सा बदल दिया। अब उसने वैल्यू एडिशन करनी शुरू की कि साहब हिपेटोप्रोटेक्टिव, एसिटामाइड, जो मॉडर्न प्रोटोकॉल है जिस पर आयुर्वेद को कभी भी नहीं किया गया। तो व्हाट आई स्टार्टेड, रिसर्च इन आयुर्वेदा। और जितनी मेरी अपनी सामर्थ्य थी, 20,000 की स्टडी, 30,000 की स्टडी, बिकॉज आई कैन नॉट टॉक इन करोड़ एंड लाख। करोड़ तो उस समय कोई बोलता ही नहीं था, हजारों की बात होती थी, 80s की बात कर रहा हूँ। तो वो दवा हम देते रहे, फायदा होता रहा। और 97 के आसपास पता चला कि वही दवा जो लीवर को ठीक करती है, हिपेटोप्रोटेक्टिव है, एंटीफाइब्रोटिक है, वो पाउडर फॉर्म में जुकाम को ठीक करती है। और जुकाम भी ऐसा जो आपको किसी से ठीक नहीं हो रहा। फिर पता चला कि वो मुंह में डालने के 1 मिनट के अंदर फायदा करती है, पाउडर फॉर्म। हमने थोड़ी सी स्टडी और की, एक रैंडमाइज ट्रायल किया। तो अगेन एक स्टार्टअप क्या हुआ कि हम साइंस, जो हमारी ट्रेडिशनल ज्ञान है, उसमें हम साइंस ऐड कर रहे हैं। और जब वो डेटा आ गया
तो डेटा ऐड करते हुए वैल्यू एडिशन हो गया। तो झंडू कंपनी को पता चला उसके बारे में, और झंडू कंपनी ने तुरंत उस नुस्खे को थोड़ी बेसिक स्क्रूटनी करने के बाद मुझे 2 करोड़ रुपया दिया और खरीद लिया। तो देश में पहली मिसाल थी, नहीं तो आयुर्वेद के फॉर्मूले 200 रुपए के भी नहीं बिकते। तो इट वॉज माई स्टार्टअप। तो व्हाट इज न्यू स्टार्टअप इज कि आयुर्वेदा हमारे देश की एक साइंस है, पब्लिक का फेथ है, गवर्नमेंट की पैटर्नेज है, बट इन एब्सेंस ऑफ R&D इसका वैल्यू एडिशन का फायदा ना तो पब्लिक को मिल रहा है, ना बनाने वाले को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। च्यवनप्राश का नाम सुना आपने? सुना है? किसके लिए अच्छा है? मुझे पता था आप यही जवाब दो। नहीं, मुझे पता था कि आप यही जवाब दो। सबके लिए अच्छा है, पर क्या करता है? सबके लिए अच्छा तो है, पर क्या करता है? मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर, कौन सी मेटाबॉलिज्म? कौन सी? दिमाग की, हाथ की, हार्ट की, किडनी की, लिवर की? बराबर सर, ब्लड सर्कुलेशन ये सब सही है। आपकी बैकग्राउंड एजुकेशन क्या है? साइंस है। साइंस है, तो साइंस की भाषा बोलो ना मुझे। डू हैव एनी डॉक्यूमेंट टू शो इट? मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। हाँ, क्या चीज? हम लोग यही सुनते हैं कि मेटाबॉलिज्म मैं सुना तो मैंने भी था कि रामायण में पुष्पक विमान पर देखा किसी ने। इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। जब हवाई जहाज का नाम आता है तो राइट्स ब्रदर का नाम क्यों आता है? तो आप सब लोग वही बोल रहे हो क्योंकि हम च्यवनप्राश को सब बना रहे हैं, पर आप एक च्यवनप्राश लेके अगर उसकी फूड वैल्यू दें, आजकल तो कैलोरीज लिखी आती है ना, हाउ मच कैलोरीज। पहला काम क्या हुआ? तो वैल्यू एडिशन करना है। आपके पास एक स्कोप है कि आप एक कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए कि एक च्यवनप्राश है। अब आप समझिए कि हमारे पास 20 च्यवनप्राश है, पर एक च्यवनप्राश ऐसा है जिसकी फूड वैल्यू लिखी हुई है। एक चम्मच में क्या क्या होता है उसमें वो लिखते हैं कि जो डालते हैं, पर आपको पता है कि बन क्या गया? उसमें कैल्शियम कितना है, प्रोटीन कितना है, विटामिन कितना है, मिनरल्स कितना है? डू यू नो? किसी ने देखा है कुछ? तो आपको उसकी लेबलिंग बदलनी है। जो सरकार को चाहिए सरकार की तो हो जाएगी, बोले हम एडिशनल लेबलिंग दे रहे हैं, ठीक। और ये हमारी बेंचमार्किंग हर बार यही दे रहे हैं। तो आपने क्या किया? एक तो उसकी लैंग्वेज बदल दी फॉर्मूले की, दूसरी आपने बेंचमार्किंग दे दी कि हमने क्वालिटी एश्योरेंस दिया। अब आपको पता है तो अगली बार आप चेक कर पाएंगे ना, ये इसमें होगा ही होगा। तीसरी बात, हमने इसकी फूड वैल्यू निकाली है कि 10 ग्राम की कितनी है। फिर च्यवनप्राश खाना कब चाहिए? बोलते हैं कि बात नहीं है, बोलता है। आप सब लोग, चांद में बुढ़िया रहती है बोलता है ना, अब उस जमाने में हो गया। हम फैक्ट की दुनिया में बैठे हैं ना, तो बोलता है ऐसे काम नहीं चलता है। तो च्यवनप्राश को आपको क्या करना है कि हमारे पास जो लिटरेचर रिव्यू है आयुर्वेद का, हमने वो भी नहीं किया है। च्यवनप्राश का सबसे अच्छा खाने का टाइम है खाली पेट, और कितना खाना है जिसके बाद 2 घंटे तक भूख ना लगे। तो अगर आपने मान लीजिए 1 चम्मच खाई और आपको आधे घंटे बाद भूख लग गई, तो अगले दिन डोज बढ़ा देंगे। और आपने 1 चम्मच खाई, 2 घंटे बाद भी भूख नहीं लगी, तो डोज कम कर देंगे। अब आप इसको जरा साइंस के साथ जोड़ देंगे, हमने इतना कैलोरी फूड लिया, ऐसे ले लिया, ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी देख लो उसका। तो व्हाट आई वांट कि आपने फॉर्मूला एक लिया और थोड़ा सा उसमें इनपुट किया किसका? R&D का। आपका वैल्यू एडिशन हो गया ना। अब उन्होंने तो बोल दिया मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। देखते हैं ना किसका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है? हार्ट का बढ़ाता है, किडनी का बढ़ाता है, लिवर का बढ़ाता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर मार्कर्स हैं। ये बहुत छोटी छोटी स्टडीज हैं जो कि आराम से हो जाती। तो हमने इन्वो के ऊपर जो स्टडी की थी, उसके से 10-12 लाख रुपए लगे। पैसे कितने हैं? 2 करोड़, 30 साल की रॉयल्टी अलग है। और उस 2 करोड़ का वैजी ने खरीद दी वोल्वो XR क्या हो, XC90। उसको लेते ही मेरी
फेस वैल्यू बढ़ गई, सोशल वैल्यू। वो कहते हैं यार 1 करोड़ की गाड़ी तो कम से कम 100 करोड़ के होंगे वैज की। तो ये इंटरलिंकिंग हो गई। तो आज आपके बीच में मुझे जब आयुर्वेद के लिए बुलाया गया तो मैंने पहला आपको एक पिन पॉइंट दिया कि आयुर्वेदा इज यहाँ पर गैप ही गैप है। अब त्रिफला है, त्रिफला पे भी काम हो सकता है कि उसकी फूड वैल्यू क्या है, उसकी केमिकल नोमेनक्लेचर क्या है, वो परगेटिव है, सब खा रहे हैं। तो जो आयुर्वेद की एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशंस हैं उनको आप पकड़ सकते हो और उसमें से उनके अंदर वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, उसे करने के बाद एक नए रूप में पेश करेंगे। तो ये पब्लिक के लिए भी, और इस बिजनेस का एक सबसे बड़ा एंगल है सोशल एंगल। ये आप ही को फायदा करेगा, आपके घर के लोगों को फायदा करेगा। एक बिजनेस होता है केवल बिजनेस, पर उससे सोसाइटी को क्या फायदा हो रहा है, कंट्री को क्या फायदा हो रहा है, दैट इज आल्सो देयर। तो मेरा यही रहा कि मैंने जो इम्बो बनाया है इसको, आज वो इम्बो एक हॉट केक है और उसके अंदर जितनी मैंने स्टडीज कराई हैं, तो आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा। तो अगर आप एक ले पर्सन है, आप कहोगे स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा कब होगी, तो जो उन्होंने कहा मेटाबॉलिज्म ठीक करेगा, इम्यूनिटी ठीक करेगा, तभी तो ठीक रहेगा। तो तंदुरुस्त होने का मतलब है कि आयुर्वेदा की जो साइंस है बॉडी की मेटाबॉलिज्म को, बॉडी की इम्यूनिटी को इंटैक्ट रखती है। और आज का जमाना ही इम्यूनिटी का है। तो आई नो कि 70s में अमेरिका में हर जाड़े के बाद एक हे फीवर होता है, आया है। वहां सबको शॉट लगते हैं। हमारे तो वैक्सीन इस साल लगी है, वहां तो मैंडेटरी है कि सबको साहब ये शॉट लगेगा लगेगा, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम पहले वीक हुआ। आज हमारी जो जीवन शैली होगी, जो हमारा रहन सहन हो गया है, उसमें हेल्थ इज नॉट प्रायोरिटी ऑफ एनीबॉडी। मेरे पास मरीज आते हैं और एक बीमारी है पेनकेरेटाइटिस, जिसका बाजार का मार्केट है 11,000 करोड़। 1937 में हिंदुस्तान में पहला मरीज था और आज देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज हिंदुस्तान है। तो आने वाले कौन है, वो युवा बच्चे हैं। ऑनसेट ऑफ एज 24 ईयर्स है, बट 15, 18, 19 साल, और सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। अभी इंजीनियर हो गया। अभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड क्या है, तो उसमें लिखा है शराब से होती है। तो मेरा दूसरा स्टार्टअप है आई ऑब्जर्व थिंग कि व्हाई इट इज हैपनिंग। एक तो आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच। तो किताबों में लिखेंगे अगर पेनकेटाइटिस होगी और कोई 11 साल की बच्ची भी होगी जिसने सरसों के तेल की छुट्टियां बना रखी होगी, और डॉक्टर सूद के पास जाएगा तो डॉक्टर सूद कहेगा ये अल्कोहल तो नहीं लेती है। सब भी बोलेगा वो, आपको भी बोला होगा। वो घिसे पिटी बातें करेंगे। पर मैंने देखा ये उनको नहीं हो रही है। मैं उस बच्ची को देखूंगा, उसकी माँ को देखूंगा, मैं पूछूंगा उसकी माँ से कि जब ये पेट में थी तब आपको क्या खून की कमी रहती थी, तो कहा हाँ जी, इसको तो 2 बार खून चढ़ाना पड़ा। वो क्या था, आयरन की कमी नहीं थी, आयरन की नहीं की, उसकी पूरी बॉडी में मिनरल डेफिशिएंसी। तो हमारे देश में बीमारी जो हो रही है प्रोटीन न्यूट्रिशन एंड मिनरल डेफिशिएंसी द मेजर कॉज, दैट इज वन। पर सेकंड कॉज क्या है, रात को देर तक जगना। तो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है आज यहाँ पे, इंजीनियरिंग कौन कौन है, बैकग्राउंड क्या, इनके पास दिमाग बहुत होता है। इंजीनियर है ना, मैथमेटिक्स करते हैं, और जिनके पास दिमाग होगा उन्हीं को तो खिसकेगा। जिसके होगा ही नहीं खिसकेगा ही नहीं। कैसा? तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट में क्यों बीमारी है, तो ये दिन भर कुछ नहीं करते, इधर से उधर घूमते रहेंगे। रात आएगी, कंप्यूटर खोल के बैठ जाएंगे, बराबर है ना। और कंप्यूटर खोल के ऐसे ही करते हो ना। हाँ। अब क्या कर रहे हैं कि हमारा पहन गया 6 इंची का है, बेचारा अपना काम करता है, रात को आराम करता है। वो आराम करने बैठा तो उसके ऊपर फिर से लोड डाल दिया, दिन भर तो कर ही रहता हूँ, और आप लगातार खाना खा रहे हैं। तो आयुर्वेद के कुछ सूत्र हैं, उसमें अनशन, लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग, एक है अध्यशन, इंटरमीडिएट ईटिंग। अभी मेरा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में लेक्चर था। अब लेक्चर हुआ तो प्रिंसिपल साहब बोले आ जाओ। मैंने कहा भैया जाना है। नहीं आ जाओ। तो मुझे पता था वो क्यों ले जा रहे हैं।
अनुमान प्रमाण था मेरा। वो मुझे कुछ खिलाना चाहते थे, चाय। मैंने कहा सर चाय में पीता नहीं। अच्छा बैठो। तो थोड़े से भुने हुए काजू, बादाम, पेस्ट्री, ढोकला शोकला सब सामने रख दिया। मैंने कहा प्रिंसिपल, और इधर मैंने इनसे, क्योंकि आप डायबिटिक, तो आई हैव स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन मैंने इनसे बताया हुआ था कि कितना खाऊंगा पोर्शन। तो मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा देखो मैं वैद हूँ, मैं आपके खा तो लूंगा, पर मैं फिर 2.5 घंटे तक खा नहीं पाऊंगा। आप नाश्ता दे रहे हो मुझे, तो पेट में अगर वॉशिंग मशीन में अगर एक कपड़ा भी डालेंगे तो साइकिल कितनी देर की होगी? 35। और अगर 10 कपड़े डालोगे तो अगर आपने पेट में एक काजू डाला तो डाइजेशन में कितना टाइम लगेगा? तो बार बार और चलती हुई मशीन को खोल के फिर से डालोगे तो क्या होगा? तो आयुर्वेद ने इसको अध्यशन बोला है कि जब एक बार पेट में चला गया तो 2 घंटे तक पेट में खाना रहता है, तो 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना, हम अध्यशन करते हैं। तो अगेन देयर इज ए स्कोप दैट यू डोंट नीड टू बी डॉक्टर टू रन ए हॉस्पिटल। आप एक आयुर्वेदिक सेंटर बनाते हो, बट वी ब्रिंग डिफरेंस विद डाइट। एक कबूतर को तो पकड़ना है आपको आयुर्वेद के डॉक्टर को, सबसे सस्ते हैं। लीगल वो हो गए, आप वहां पर हो गए काउंसलर के तौर पे, और आपने पब्लिक को इलाज देना शुरू किया कि देखो रात को जगते हो, दिन में खाते हो, तो ये जरा इसका असर ये है, इसका असर ये है, who does that way। तो स्पेशलिटी आयुर्वेदिक क्लिनिक्स विद एविडेंस एंड डेटाबेस प्रैक्टिस, ये भी मैं करता हूं। और आज इसी कारण है कि मैं जब यहाँ बैठा हूं, उत्तराखंड का एक, उत्तराखंड का नाम सुना है? उधम सिंह नगर का सबने सुना है? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, उधम सिंह नगर का नाम सबने सुना है? जिला उधम सिंह नगर, और गदरपुर तहसील आवट गए, और गदरपुर तहसील में एक छोटा सा गांव है रतनपुरा, नाम नक्शे पे भी नहीं आएगा अभी। और वहां पर एक पैनक्रेटाइटिस का अस्पताल मैं रिमोट में चला रहा हूँ, जहां पर आज 29 पेशेंट एडमिट है, और हमारी रूम कैपेसिटी है 25, और हमारा पैकेज है 4 लाख। हो गया ना स्टार्टअप? व्हाट वी डिड वैल्यू एडेड, एविडेंस बेस्ड एंड डेटाबेस प्रैक्टिस। तो हर साल हम अपना डेटा बनाते हैं। जब 100 मरीज थे, 250 मरीज थे, 500, उसी डेटा में से निकला कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ज्यादा है, शराब नहीं पीने वालों को ये ज्यादा बीमारी है। तो 1 साल के बाद जब इलाज बंद हो जाता है कुमुद जी, तो उस मरीज को मैं बुलाता हूँ, चेकअप करता हूँ, फिर डोमिनोज से एक बढ़िया सा बारबेक्यू चिकन पिज्जा और 16 की वाइन। मैंने कहा तेरा रोड टेस्ट हो रहा है। पर ये बीमारी होगी, हो रही है रात को देर तक जगने से, खाना नहीं खाने से, मेरी मर्जी, मैं चाहिए नहीं, मैं चाहिए। तो आयुर्वेद में 2-3 चीजों की कमी है। एक तो अच्छी प्रोडक्ट्स की कमी है, प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सेकंड, उसमें उनके पीछे की साइंस क्या है, उनकी फूड वैल्यू क्या है। तो आयुर्वेदा न्यूट्रिशंस भी है, आयुर्वेदा एक प्रिवेंटिव भी है, आयुर्वेदा एक मेडिसिन भी है। सेकेंडली, रिसर्च बेस्ड जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उनकी कमी है। और उनमें अगर हम एक एक बीमारी को भी पकड़े तो हमारे देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है की तारीख? बोलो। हाँ, आबादी। तो इस आबादी ने हमें बादशाह बना रखा है। सड़े हुए टमाटर 20 रुपए किलो बेचो, 20 या 2 रुपए किलो बेचोगे वो भी बिक जाएंगे, और 200 रुपए किलो टमाटर लाओगे तो वो भी बिक जाएंगे, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है। मैं आजकल बेंगलोर में रहता हूँ, तो कंट्री डिलाइट 150 रुपए लीटर दूध देती है, उसका दूध भी नहीं बचता, और 15 रुपए वाले का भी नहीं बचता। तो देश में प्रीमियम लेने वाले भी हैं और नहीं भी लेने वाले। तो हमारे पास गैप बहुत है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। आयुर्वेदा कैन डू इट, बट अननेसेसरी इट इज नॉट टैप्ड बाय द स्ट्रक्चर्ड पीपल। बाबाओं का आयुर्वेद पैदा होता है बस, और फायदा किसी को नहीं होता। जैसे कहता है मेटाबॉलिज्म ठीक करता है, च्यवनप्राश भी कराए, तो 650 करोड़ की इंडस्ट्री है च्यवनप्राश की। पर आप अगर उसके वैल्यू एडिशन लेके आएंगे तो क्या होगा?
एक चीज और है, आयुर्वेदा में एक साइंस है, आसव अरिष्ट, नाम सुना है? सुना है ना? आसव क्या है कि आपने जड़ी बूटी ली, उनको रख दिया, फर्मेंट हो गई, तो ऐसे क्या बनता है? ये क्या बनता है इस चीज से? ऐसे क्या बनता है? वाइन बनती है। तो हमारे यहाँ घृत कुमारी आसव है। घृत कुमारी मतलब एलोवेरा का आसव। उसको एलोवेरा वाइन बना देंगे तो कैसे रहेगा? क्या बोले? एक नंबर है ना, मेटाबॉलिज्म भी ठीक करेगा। तो एलोवेरा वाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाइन टेक्नोलॉजी को आपको घी कुंवार के साथ करना पड़ेगा, और उसके बाद आप क्या करोगे डेटाबेस कि एक आदमी को बोले तो ये वाली वाइन पी ले और एक को एलोवेरा वाइन पी ले। पता चला एलोवेरा वाइन पीने के बाद उसका लीवर और अच्छा हो रहा है, वाइन पीने के खराब हो रहा है। फिर आप 5 स्टार होटल में जाते हैं, सर वी ब्रॉट अ न्यू कांसेप्ट एलोवेरा वाइन। एलोवेरा तो दुनिया में फेमस है, वो जूस बेच रहा है 700 रुपए का, आप 7,000 की बोतल लेके जाओ, महंगाई तो बिकेगा वहां पर। क्यों साहब? तो थोड़ा सा इनपुट आपको लगाना पड़ेगा, हाउ टू कन्वर्ट वो कुमारी आसव इनटू एलोवेरा वाइन। ठीक, आइडिया अच्छा है ना? रॉयल्टी ले लूंगा मैं अब। तो आयुर्वेदा को एक नए रूप में पेश करना, नए तरीके से पेश करना, और समाज के हित में है कि वाइन इज नॉट बैड। तो आयुर्वेद में लिखा है कि 60 ml 30 ml वाइन, 140 ml वाइन खाने के बाद या तो मट्ठा पियो। तो कुछ मुल्क जो ठंडे मुल्क हैं वहां पर मट्ठा पियेंगे तो खून में जम जाएगा, तो अल्कोहल कभी जमता नहीं। तो वहां पर तो इसी तरह की जितनी भी फॉर्मुलेशन है उनको एक नए रूप में बदल के हमारे पास करने का बहुत अच्छा स्कोप है। मैंने यही किया कि आयुर्वेद का जो मुझे परंपरागत ज्ञान मिला उनको एक नए रूप में पेश करने की कोशिश की। वात पित्त को एक तरफ करा, मॉडर्न डायग्नोस्टिक इज माई क्राइटेरिया। कोई नहीं रोकता मेरे को एलोपैथी देने में, तो रोक है, पर मैं मॉडर्न डायग्नोस को कोई नहीं रोकता कि माइग्रेन को मैं माइग्रेन ही कह सकता हूँ, पेनकेटाइटिस को पेनकेटाइटिस कह सकता हूँ, एलर्जिक राइनाइटिस को एलर्जिक राइनाइटिस कह सकता हूँ, और आयुर्वेदिक दवाई देके उसका डेटा निकाल के मैं पब्लिश कर सकता हूँ, प्रेजेंट कर सकता हूँ। उससे मेरी वैल्यू एडिशन होती है, मेरी बुक वैल्यू बढ़ती है लगातार। तभी माइग्रेन का जो मेरा इलाज है, जिसका मैं रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल ऑल इंडिया में जाके प्रूव कर चुका हूँ अपने क्लिनिक से होता हुआ, अब उसका श्री गणेश में मैं बेंगलोर में करने जा रहा हूँ। और इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, पर मेरे को सालाना करीब 22 करोड़ रुपए मिलेंगे। बट माई स्टार्टअप स्टार्टेड लॉन्ग बैक। आई डेवलप डॉक्यूमेंटेशन, और इसी माइग्रेन के क्लिनिक के लिए अगर आपके अंदर ताकत है मरीजों को लाने की, तो आप माइग्रेन क्लिनिक भी खोल सकते हैं। 22 करोड़ लोगों को माइग्रेन है, 22 करोड़ लोगों को दुनिया में, और सबसे ज्यादा बेंगलोर में। जो हमारे शहर के हैं, ये देहात की बीमारी नहीं है। पहले कहा जाता था कि वो अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल है, गरीब है, इसलिए बीमार है। आजकल पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, इंजीनियर है, इसलिए भी। हाँ, कोई कोई अनपढ़ नहीं आता मेरे यहाँ। माइग्रेन वाली सारी आती है, टिप टॉप वाली आती है। सबसे ज्यादा औरतों को है। तो अगर आप पटना में बैठे हैं तो पटना की आबादी कितनी होगी? मिला के 35 लाख। अर्बन की बोलो। अर्बन मिला के होगा ना का अर्बन का 10-15 गूगल कर लो। 10 लाख 80 लाख आबादी है चलो 10 लाख पकड़ लो। 10 लाख में से 10% कितने होते हैं? 1 लाख। तो अगर 10 लाख है तो जो अवेलेबल डेटा है उसके हिसाब से 10% पॉपुलेशन को माइग्रेन है, ठीक। और 4% को, 3 से 4% को वो हैंड्सअप वाला है, हमारा सब कुछ ले लो पर हमारा सिर दर्द ठीक कर दो, तो कितना होगा? 4,000। और अगर आपके पास माइग्रेन क्लिनिक है जहां पर आप कहते हैं मनी बैक गारंटी देते हैं, आपको ठीक करके देंगे, 26 लाख पॉपुलेशन कितने हो गए? 26 लाख पॉपुलेशन अर्बन पटना का। जी अर्बन 26 है 25 लाख पकड़ लो, हाँ जी तो 25 के 10% कितने? 2.5 लाख 2.5 2.5 लाख हुए ना। हाँ, और 2.5 लाख का 4% 3% पकड़ो तो कितने हुए? 75,000
7,500 हुआ। 7500 होगा। 75,000 हो 75,000। तो 75,000 का स्कोप है यहाँ पर, तो अगर उसका 5% मार्केट भी पकड़ो तो कितना हो जाएगा। और वो मरीज आपको, मेरे को एक पेशेंट है कलकत्ता के मारवाड़ी, वो माइग्रेन के लिए तड़प रहे थे, वो आए, मेरे इलाज कराया, पैसा दिया, 4-5 लाख रुपया खर्चा किया, ठीक हो गए। और एक दिन नोटबंदी के बाद 2-3 महीने बाद, थोड़ा और टाइम हुआ होगा, सुबह सुबह फोन आया कि आई वांट टू गिव यू 50L। तो मैंने कहा पता नहीं किसका मैसेज कहाँ भेज रहा है। तो मैंने कहा इज इट फॉर मी? बोला हम तो आत्महत्या करने जा रहे थे, बोलते तो पता चला हाँ वैद्य जी हम आपको 50 लाख रुपया तो भेजना चाहते हैं। He gave me 50 lakhs cash after note। तो आप देखो जिसका माइग्रेन ठीक होगा, तो 75,000 यहाँ पर पेशेंट हैं, उनका 5% को पकड़ोगे, वो पैसा देंगे। मेरे पास ऐसे, हाँ 4,000 लोग लगभग 4,000 हो गए ना, तो 4,000 गुणा 4 लाख करो, कितने हो गए? हाँ कैलकुलेटर में सब नंबर थोड़े नंबर। तो हमारे पास आयुर्वेद आज ऐसी तारीख में कि एलोपैथी में नेक टू नेक कंपटीशन है। मैंने आयुर्वेद इसलिए ज्वाइन किया कि देयर वाज नो कंपटीशन, मेरे जैसा कोई नहीं, कोई भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। आप नेट पर डालोगे तो आपको कहोगे यार वैद्य वाले, तो आप अगर आयुर्वेदिक रिसर्च और माइग्रेन डालोगे तो जो रिसर्च पेपर होंगे वो केवल पीबी वैद्य, नाम मेरा ही होगा कि प्रकाश लिखा होगा, वैद्य लिखा होगा, कहीं पीबी लिखा होगा, यही सब होगा। तो आप लोग अगर हेल्थ सेक्टर में हो तो आप आयुर्वेदा की मेडिसिन, आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा की रिसर्च, क्योंकि आयुर्वेदा में रिसर्च के लिए अगर आप एक CRO बनाते हो, क्योंकि आयुर्वेदिक इंडस्ट्री के पास CRO भी नहीं है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर आप बेसिक रिसर्च करते हो, छोटी छोटी टॉक्सिसिटी कर दी, एनिमल स्टडीज कर दी, तो दीज आर द पोटेंशियल्स विच आर गुड एज ए बिजनेस, good for society and good for country and good for you. For somebody ask questions, I'll have one question from my side. एक वैद्य जी, अपनी जो आपकी जो पद्मश्री से पहले जो आपकी जर्नी रही है, जो कैंसर वाला वो छोटा सा बच्चा था, वो मैं चाहूंगा एक बार आप जरूर उससे क्या फायदा? रेलिवेंट है, वो सब मिल जाएगा, उसका कोई इनके स्टार्टअप से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, स्टार्टअप स्पेसिफिक क्वेश्चंस, हेल्थ स्टार्टअप कितने हैं यहाँ पे, किस रेजर है? मेरी जीवनी थोड़ी पढ़नी है, हम इनको बोल लेते ना, हो गया बहुत। कोई हेल्थ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? हाँ पूछे हाँ पूछिए आप प्लीज। अपना बैठ के पूछो, परिचय तो पूछो। सर 6 रिकॉग्नाइज्ड मेडिसिन सिस्टम इंडिया में है। पहले अपना परिचय तो दो। माय नेम इज श्लोक कुमार और हम इंटरसेप्ट हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड से हैं, जो कि एक हेल्थटेक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। और जो मेन स्ट्रीम है ट्रीटमेंट का, उसमें आप लोग दूर दूर तक नहीं दिखते हैं, उसका क्या कारण है? आयुर्वेद में क्रेडिबिलिटी जीरो, कैंसर में या जो भी क्रॉनिक डायबिटीज को छोड़ के, जैसे आप अब जितना सारा चीज बताया, उससे माइग्रेन जो बताया है, उसमें मेन स्ट्रीम जो ट्रीटमेंट है उसमें आप लोग नहीं है, क्योंकि पैन इंडिया बेसिस पे हम सारा सर्च किए, उसके हक होता है। तो हम इसीलिए तो स्टार्टअप पे बैठे कि उसे करना है। वही चीज, अगर होता तो फिर स्टार्टअप की बात ही क्यों होती? जब हम कैंसर की बात करते हैं तो उसमें सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं इंडिया में, लगभग हमने 10 ईयर डेटा उठाया अभी तक, उसमें सभी लोग इसको छोड़ देने के लिए बोलते हैं। आयुर्वेद में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग जैसे माइग्रेन जो है, डायबिटीज में है, इन्हीं सारी चीजों में हम आयुर्वेद में जाए कि इसके ऊपर भी जा सकते हैं। जा सकते हैं। मेरा जो स्पेशल जो मेरे को पद्मश्री मिला, मैंने 97 में एक प्रोजेक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो मैंने 15 एक्यूट ल्यूकीमिया के पेशेंट का इलाज किया ऑल, और उसमें 11 केस ठीक है, जिनमें से 6 रिलैप्स केस थे और 5 डिनोवो केस थे, जो कैंसर होते ही मेरे पास आए। तो वी हैव डन इट। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मिल्क है इनोवेशन में जीरो है। आप अगर मेन सेक्टर में भी हैं तो आप मुझे एक दवा का नाम बताओ एलोपैथी जिसका आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ। ऐसा तो कुछ भी नहीं है अभी, कुछ भी नहीं, किसी बीमारी का भी नहीं हुआ। तो आयुर्वेद हमारे देश की साइंस है, हमारे पास इनोवेशन नहीं। अब सिनेरियो बदल रहा है, लोग अलग अलग एवेन्यू ढूंढ रहे हैं, तो मैं जो लबो लबो अब ये है, इनोवेशन करना है। अब
मैं यहाँ पर बैठा हूँ पर एक भी दवा डेवलप करने के लिए हमारे पास रिवर्स फार्माकोलॉजी है। हमने कुछ क्लिनिक में किया, हमें फायदा दिख गया, हमने 5-7 मरीजों को किया तो हमारे पास एक डेटाबेस हो गया। उसके ऊपर रिवर्स फार्माकोलॉजी के थोड़े समय काम करने होंगे, जो WHO के हैं कि पहली बात है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जो आप दवा बना रहे हो वही बने, सेफ्टी और एफिकेसी। तो जो हमारा पड़ाव सेंटर है इस समय जहां हम इलाज कर रहे हैं, आई कॉल इट इंक्यूबेशन, आई कॉल इट ए PCO। एक देश में टेलीफोन की लाइन होती थी, आप पता नहीं आप कौन से कब के पैदा हुए हो? 84 तो आप जिस समय पैदा हुए थे 84 में, उस समय हमारे देश में टेलीफोन की लाइन लगी हुई थी, खंबे होते थे। और वो 84 था जिस समय राजीव गांधी ने लिया था। तो राजीव गांधी ने सबसे पहले आते ही, अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर में फोन करना है तो ट्रंक कॉल लगती थी, 3 दिन में भी नंबर आ जाए। और हेलो हेलो, तो जिसके पास फोन होता था ना घर में, कभी तखत पे चढ़ता था, कभी कुर्सी पे, कि शायद जोर से बोलूंगा तो आवाज चली जाएगी। फोन पे बात करना, पूरे मोहल्ले को आवाज आती थी, उधर से आवाज नहीं आती थी। तो राजीव गांधी जी ने आते ही क्या किया, वो साइंस के आदमी थे, थोड़े दुनिया घूमी हुई थी, तो सबसे पहला उन्होंने इंस्ट्रूमेंट कम्युनिकेशन की। और टेलीफोन में फ्री में STD आई थोड़े दिन के लिए, खूब बातें की, क्योंकि हमें टेलीफोन बात करने के लिए कहते नहीं कहाँ जाना पड़ता। और टेलीफोन की खंबे वाली लाइन थी। अब रातों रात खंबे की लाइन कितनी लगाएंगे, चोरी बहुत होती थी, लाइनमैन चोरी करता था, कहता जी पैसे दे दो आपकी फ्री में बात कराऊं, क्यों ट्रंक कॉल करते हो, क्योंकि वो मास्टर था। तो उन्होंने कहा हम उसको लगाएंगे तो बहुत पैसा लगेगा, और दुनिया में मोबाइल आना शुरू हो गया। इस बीच में क्या करें, तो उन्होंने एक इंटरफेस स्टडी बनाई जिसको बोला PCO। आपने सुना होगा PCO। तो जगह जगह PCO बन गए थे, इनकम जनरेशन हुई थी, सिक्योरिटी शेल्टर हो गए थे। कई बार लड़कियां शाम को घूमती उठती कहीं जाती थी, लाइट जली हुई तो PCO में बैठ गई, क्योंकि आजकल तो सबके पास मोबाइल है। तो कई लड़कियां कहते हैं तो लड़के छेड़ते ही नहीं, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, वो देखता ही नहीं कौन इधर जा रहा है उधर जा रहा है, हाँ सब दिल में नहीं लगे रहते हैं। तो 4 लड़के खंबे पर खड़े हुए छेड़ा खाड़ी करते थे, बोले तो कोई छेड़ता ही नहीं। तो PCO थे उस समय थोड़ा सा मल्टीपर्पज बन गए थे, पर धीरे धीरे जब घर में मोबाइल आने लगे तो PCO गायब हो गए। तो आज आयुर्वेद की वही स्थिति है कि आयुर्वेदा विल नीड सम PCO स्पेशलिटी ट्रीटमेंट सेंटर, क्योंकि आयुर्वेदा में पद्मश्री भी हूँ, राष्ट्रपति का वैद्य भी रह चुका हूँ, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन भी रह चुका हूँ, एंड आई नो व्हाट आई से। आयुर्वेदा एक चोरों की मंडी है। टोटल सर न्यूक्लियर चल रहा है यहाँ पे। कोई जैसे एलोपैथी में क्या है कि सब लोग एक यूनिटी के साथ वर्क कर रहे हैं, एक मेडिसिन का एक कंपनी है, लेकिन आप लोग में क्या है कि हम अभी मैं आयुर्वेदा एलोपैथी का, मैंने बोला ना आयुर्वेदा चोरों की मंडी है, किसी के पास डेटा, इनको भी पता है ना कि मेटाबॉलिज्म ठीक करता है, तो किसी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, हमें पता है वीकनेस है, इस वीकनेस में मेरे आने का उद्देश्य ये है कि व्हेन यू आर स्टार्टअप आई एम गिविंग एन ऑप्शन कि इफ यू डू आयुर्वेदा, क्योंकि एलोपैथी में नेक टू नेक कंपटीशन है, जाओ उसमें, पर अगर आप इसको नए तरीके से करेंगे, एक नए तरीके से च्यवनप्राश बेचेंगे, नए तरीके से आयुर्वेद की दवा बेचेंगे, तो मार्केट बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया में बड़ा है। इसके लिए क्या है कि अवेयरनेस की बहुत कमी है। अवेयरनेस तो अपने आप आ जाएगी ना। मैं बताया ना, रतनपुरा गांव में बैठ के आज 29 मरीज क्यों बैठे हैं ना वहां पर। तो हम रातों रात तो देश को बदलेंगे, हमें चाहिए क्या? आप यहाँ पे बिजनेस के लिए बैठे हो कि अवेयरनेस के लिए बैठे हो? अवेयरनेस सर जुड़ी है ना, क्या हम बना रहे हैं नहीं, तो एक अवेयरनेस आप कितने लोगों को दे पाओगे अभी? सपोज आज पूरे देश को पता चल जाए कि मैं पेनक्रियाटाइटिस का इलाज करता हूँ, कैन आई डू इट? तो मेरे को धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाना। लॉन्ग टर्म हो गया सर, बहुत जब से आयुर्वेद है वहां से अभी तक 2023 चल रहा है। पिछले को भूल जाओ ना, आई कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ द पास्ट। तो जब हम प्रैक्टिस करें तो इंडिया के आयुर्वेद को देखते हैं तो बहुत ही अरे फील होता है। वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया। अब हमें क्या करना है, आज की तारीख में हम कैसे इसको एक्सप्लॉइट करें, कैसे इसका फायदा उठाएं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी चीज आपको मिलती है, ऐसा नहीं कि मैं हूँ, जो भी कर रहे हैं काम, आप इधर उधर एक्सप्लोर करो कि कौन वैद्य क्या कर रहा है। आप कहाँ रहते हो? पटना में देखो कोई वैद्य क्या कर रहे हैं, 6 महीने उसके ऊपर लगाओ कि क्या कौन से मरीज ठीक होते हैं, कौन से नहीं ठीक होते हैं, उसके साथ ही कोलैबोरेट करो। वो तो कर रहे हैं सर, रेगुलर कर रहे हैं उसके लिए।
अब तो ये इसी तरह से काम होगा, किसी वैद्य की कोई स्ट्रेंथ होगी, किसी के पास कोई स्ट्रेंथ होगी। मैंने बाई दी वे अपने पिताजी को ऑब्जर्व किया। नहीं, सबके पास, आप लोग सभी के पास कुछ ना कुछ बेहतर है, लेकिन तो डॉक्यूमेंट करो ना। limited area। आप पहले अपने एरिया से तो बढ़ाओगे ना। अभी अभी आज मैं आया हूँ इनके पास, कुमुद जी से मेरी पुरानी मुलाकात है, तो इन्होंने मेरे को एक, अब काम जो है ना एक दिन में तो हुआ नहीं। हमारे पास पिछले 1997 से आज तक करीब 1700 केसेस का डेटा हो गया। आज हमसे लोग बात करने आ रहे हैं, जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर कहता है कि हम क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। अमेरिकन पैनकेटिक एसोसिएशन, जापान पैनकेटिक सोसाइटी ने हमको बुलाया लेक्चर के लिए। तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। जब क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, उसे बनाने के लिए टाइम लगेगा ना। पर अब हम क्या कर रहे हैं कि आज पहली बार इस स्टार्टअप में एक वैद्य को क्यों बुलाया गया? बुलाया गया ना, तो वो उसी को शेयर किया है। तो धीरे धीरे रास्ता आएगा ना। अब मेरे को देख के शायद दूसरों को भी जोश है, तीसरों को भी जोश है। अब हम यहाँ पे एक पब्लिक सेमिनार बहुत जल्दी करेंगे पटना में ही, आपके चंद्रगुप्त ऑडिटोरियम में ही, पैनकेटाइटिस के ऊपर पब्लिक अवेयरनेस करेंगे। और उसमें स्टेक होल्डर भी होंगे, एलोपैथिक डॉक्टर भी होंगे, तो अवेयरनेस अपने आप हो जाएगी ना। पर हवाबाजी में कुछ नहीं होगा। तो हमें, आप क्योंकि एक नए लोग हो, हेल्थ सेक्टर में हो, मेरा पर्पज है कि आई गिव यू इनसाइट हाउ आयुर्वेदा कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। कमी तो है ही, कमी है इसलिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं अंधों में काना राजा हूँ आज, अंधों में काना राजा हो गया क्योंकि मेरे जैसा कोई नहीं है, इसलिए मेरी वाह है। तो कल को मेरे को देख के बहुत सारे लोग आते हैं, जहां भी जाता हूँ देश में मेरे को स्टार्टअप मिलती है। और स्टार्टअप कैसे मिलती है कि 98 में मुझे अवार्ड दिया गया, नेशनल सिटीजन अवार्ड। एक जस्टिस पीएन भगवती की जूरीशिप में एक अवार्ड कमेटी थी। तो साहब आपको वो ब्लड कैंसर की मतलब प्रोजेक्ट के रिजल्ट आने शुरू हो गए थे। तो ठीक है साहब, पता चला विज्ञान भवन दिल्ली का, वहाँ पे अवार्ड सेरेमनी होगी और राष्ट्रपति जी देने आएंगे। तो राष्ट्रपति जी थोड़ा सा मेरे काम को जानते ही थे, तो मेरे बराबर में वो बैठे थे। कौन? शाहरुख खान। शाहरुख, तो सबको पता है। बहुत इंटेलिजेंट। वो बाजू में बैठे थे। तो राष्ट्रपति जी आए और उन्होंने बोलना शुरू किया, और इट इज गुड टू सी ए सीजन पॉलिटिशियन, मधु दंडवते जी थे। नाइस टू सी एन एक्टर, but this time an unusual thing has happened. The jury has selected a physician of Ayurveda for this prestigious award. और तो शाहरुख खान ने कौन ही मारी, असली हीरो तो आप, मेरा तो नाम भी नहीं दिया। तो व्हाट आई मेड कि एक शहर में सर्कस आता है, पहली सीट पे सब बैठना चाहते हैं। वहां पे एक डॉन भी बैठता है, बिजनेसमैन भी बैठता है, कमिश्नर भी बैठता है, आईएएस भी बैठता है, हमारे सीओ साहब भी बैठते हैं। उस कुर्सी पर एक वैद्य भी बैठ गया जाके, क्योंकि वो जगह मेरे लिए अशांति पहुंचनी, क्योंकि मैं ना तो ये बन पाया ना वो बन पाया। फिर अगले साल तक मेरा पद्मश्री के लिए नाम आ गया। तो वहां पर लिटिल मास्टर बैठे हुए, सचिन तेंदुलकर साहब। तो मैंने आयुर्वेद के द्वारा अपना रास्ता बनाया। अब दो चीजें मैं बना चुका हूँ, शोहरत और दौलत मेरे पास है। तो वही तो आदमी आपके पास स्टार्टअप के लिए आएगा कि लुक आई स्टार्टेड आयुर्वेदा, और आप एक स्टार्टअप हो, यू आर एक्सप्लोरिंग न्यू एवेन्यूज। तो आज को मुझे नहीं तो किया, राजीव जी नहीं तो किया है कि आपके सामने मेरे जैसे रिसोर्स पर्सन को पेश किया है। हमें पता है कि जो आप कह रहे हैं कोई ऐसी चीज नहीं पता है, हम मेन स्ट्रीम में ही, क्योंकि हमने डेटाबेस बनाई नहीं है। अब आप एक डेटाबेस बनाएंगे, आप माइग्रेन का डेटाबेस प्रैक्टिस करेंगे, पटना में बैठ के करेंगे, दूसरा कोई जमशेदपुर में करेगा, कोई कलकत्ता में करेगा, 4 लोग नेटवर्किंग करके करेंगे तो हो जाएगा ना डेटाबेस। तो शुरू में बिजनेस में फायदा कौन है? जिसने शुरुआत की, पीछे वाले तो बेकार होते हैं। तो स्टार्टअप मीन्स यू हैव समथिंग इनोवेशन एंड यू डू इट। जड़ी बूटियों का डेटाबेस है क्या? कहाँ पर है, क्या है? ये सारा भारत सरकार के पास मौजूद है। पर आपका सवाल क्या है? आज के स्टार्टअप से रिलेटेड सवाल पूछो जो उसका जवाब मेरे से संबंधित है। सर, जो जड़ी बूटी है, हाँ, उसको अगर हम लोग जो घर या लैब में बना रहे हैं और जो इंस्टिंग पहले से मिल रही है, जैसे लैब में कौन से बना रहे हैं?
बहुत सारी जड़ी बूटी जो कोई जड़ी बूटी लैब में तैयार नहीं होती, आपकी जानकारी गलत है। आप हल्दी लैब में बना सकते हो? क्या सर? हल्दी लैब में बना सकते हो? हल्दी तो नहीं, लेकिन बहुत सारी नहीं, कौन सी है? मुझे एक जड़ी बूटी का नाम बताओ। डिटेल बता देता हूँ। हिमालयंस की बहुत सारी जो पीसेस जड़ी बूटी थी, वो अब लैब में घर में लोग तैयार कर रहे हैं और उसको फिर मार्केटिंग कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं, कौन सी जड़ी बूटी तैयार हो रही है? मुझे नाम बताओ ना एक का। मैं थोड़ी देर में बता सकता चलो बताओ। हाँ जी। Sir, मेरा क्वेश्चन अबाउट लाइक आई एम आल्सो वर्किंग इन हेल्थ स्टार्टअप, तो समटाइम ये कब ये बोलते हैं कि जैसे लोग जैसे कहीं दिखाने गया बैग से लाइक अंग्रेजी वाला काम नहीं कर रहा है तो आप जाते हो दिखाने, तो समटाइम्स वो बोलते हैं ठीक है आप जो खा रहे हैं अंग्रेजी वाला खाइए, आप हमारा दवाई खाइए। तो सर वही क्योंकि हम भी काम कर रहे हैं तो इस पे हम आयुर्वेद और एलोपैथ साथ में लाने की कोशिश करें। डू यू थिंक कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन काम करता है इस तरह का? मैंने बताया कि मेरी दवा, अभी हमने सवाल पूछा च्यवनप्राश क्या करता है, कैसे काम नहीं पता ना। तो जब हमको काम करता है पर कैसे करता है नहीं पता, तो डू वी नो कि इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा। अगेन इट इज R&D। तो आयुर्वेदा में स्टार्टअप पे बड़े विल से कि अगर आप जरा सा भी R&D का इनपुट लेके आओगे और उसको कॉमर्स में बदलते रहोगे तो वो चलते जाएगा। जैसे स्टीव जॉब ने क्या किया, वो छोटा सा आईफोन लेके आया, फिर हर साल अपग्रेडेशन करता चला गया। तो शुरू का आईफोन जो 30-35 हजार का था, आज 2 लाख से कम का नहीं आता। तो रिसर्च पब्लिक के पैसे से कर रहा है ना। मैं भी वही करता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, रिसर्च करता हूँ, थोड़ा और पैसा बढ़ा देता हूँ, पैसा लगाता हूँ, बढ़ा देता हूँ। तो 60,000 रुपये से मैंने पैनक्रेटाइटिस का वो शुरू किया था पैकेज। आज 4 लाख पे हूँ मैं, क्योंकि जो पैसा मैं लेता हूँ रिसर्च में लगाता हूँ, वैल्यूएशन अपने आप हो जाती है। सर ये जैसे एनी स्टार्टअप वांटेड टू टेक अप दिस या रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसका सर व्हाट विल द मॉडलिटी किस तरह से सपोर्ट मिलेगा? डिपेंड करता है कि आपके पास अपना कितना पैसा है, कितना आप रिसोर्स इकट्ठा कर सकते हो, कहाँ से क्या मिलेगा। और क्योंकि मेरा मॉडल रहा है कि मैं ये नहीं बोलता कि मेरा बजट क्या है। कई लोग पूछते हैं कि आपका बजट क्या है, मैंने कहा मेरा कोई बजट नहीं है, नीड बेस्ड है। अगर मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए तो मैं 20 लाख रुपए लेके आऊंगा। क्यों सर? तो आप क्या करना चाहते हैं, किस लेवल से शुरू करना चाहते हैं, उसी से करेंगे। और आप कर्जा उतना लेना चाहिए जितना हम वापस कर पाए। क्यों सर? और एक क्वेश्चन है, जैसे कि आज तक जो मैंने देखा है सर, तो हमारा हेल्थ टेक स्टार्टअप आप परिचय तो दे दो अपना। अजय अजय कुमार। कुमार, मेरा स्टार्टअप का नाम कोग्निशन लिबर्टी प्राइवेट लिमिटेड, कहाँ से आप? पटना से। तो बेसिकली सर सो मैंने देखा कि लोग इस पे मतलब अवेयर नहीं होते। अगर किसी को सर दर्द भी होता है तो वो पैरासिटामोल टेबलेट खा लेते हैं, बड़ी शुरू से होता है, गर्म हो रहा है और कंटिन्यूस होता है। तो ऐसा क्या चीज किया जाए कि लोग इसकी तरफ आए जाए और इसको अडोप्ट करें? क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस समय मेरा बैकग्राउंड जैसे बी फार्मेसी है, मैंने इस टाइम एक सिरप बनाया था, लिप्टोक सिरप, जो मैंने ट्रायल भी किया था, वो 3 साल पहले की बात किया। उसमें जो एक इंग्रेडिएंट डाला था उसमें बहुत टीका अच्छा, हालांकि उसका इफेक्ट बहुत अच्छा था। भाई मार्केट में आने की कोशिश किया था और बहुत जगह गया भी, बट कुछ जगह फीडबैक है बहुत ही तीखा है प्रोडक्ट। कालमेक जो है ना, कालमेक का कंपाउंड एसोलेट करके डाला ताकि इफेक्ट नहीं उसका अच्छा रहे। क्योंकि वो जो होता है इम्यूनोमोडुलेटर होता है, तो लिपो दैट मीन्स इम्यूनो बूस्टेड लिवर सिरप के नाम से बनाया था। और हमने जो जयपुर गवर्नमेंट से अप्रूवल भी लिया था, ये स्टार्टअप हमारा पहला। बट क्या है, लोग उसको टेस्ट पसंद नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा। तो एज उसको हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं, बैकेंड काम भी कर रहे हैं कि किसी टेस्ट में कन्वर्ट कर पाए। तो सवाल हमारा ये है सर, क्या जो केवल टेस्ट ही ऐसा रह गया कि लोग इसको टेस्ट अच्छा लगता है तभी वो मार्केट में आएगा, वो ओनली इफेक्टिवनेस नहीं रहता, वो किस हिसाब से किया जाए? क्या नाम इसको बताया? एडेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। दारू पीते हो? कभी पिए? जी नहीं। छुई नहीं? देखो, दारू एक ऐसी चीज है देश में। कोरोना काल में जब सरकार ने शुरू किया तो क्या शुरू किया सबसे पहले? दारू वाइन शॉप्स। और दारू कौन कौन पीता है इस हॉल में? सखी किस किस ने? मैं बता दो, कोई नहीं, घर पे नहीं बताएंगे। सखी है? सखी है ना? कैसा सर पाप कैसा स्वाद होता है? नाले का पानी, नाले का पानी, नाले का तो नाले का पानी पिया हुआ है क्या? पानी। वो सेम लगी, मैं मुझे नहीं लगा, लेकिन नहीं, जिसने नाले का पानी पिया हुआ बताएगा नाले के पानी जैसा होता है।
नहीं, स्वाद कैसा होता है इसका? कड़वा? नाले से पानी से खराब होता है। नॉट अ गुड टेस्ट। कड़वा 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 होता है कि नहीं होता? होता है। अच्छा सबसे अच्छी बियर सबसे कड़वी होती है ना, डार्क बियर। तो कड़वा है पर बढ़िया है। आपकी जो दवा बनी क्या उस स्वाद के मुकाबले फायदा वैसा देती है, तब बात होती है। मेरा इफेक्टिवनेस तो उसको जरा और प्रोपोगेट करो। तो 10 लोग नहीं, 10 में से 4 मना करेंगे, लोग उसको करो, काम लगे रहो। अब इम्बो जो है, इम्बो मेरी दवा कड़वी है और वो कड़वी से ही बिकती है। हम कहते हैं इसका कड़वापन इसका दवा है। वो तो आप प्रमोट करें इसीलिए ना, बट आम लोग तो अच्छा लगता है नहीं, इसलिए आम लोग छोड़ो, मेरे भी बहुत सारे रिजेक्शन आए, बहुत सारे रिजेक्शन आए, पर हम देखते देखते उसको 20 लाख से 2 करोड़ रुपए ले गए, और इस साल वो 5 करोड़ रुपए चली जाएगी। क्योंकि जो डॉक्टर आयुर्वेद के डॉक्टर दे रहे हैं, और हमारा मॉडल क्या, हम पब्लिक को जा ही नहीं रहे। हमारा मॉडल है वी आर ओनली गोइंग टू डिस्पेंसिंग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। हमारे देश का मॉडल अलग अलग हो सकते हैं। जो दवा देने वाले डॉक्टर्स हैं उनके पास जाओ ना, मेडिकल स्टोर पे जाओ ही मत। वो डॉक्टर दवा देगा तो मेरी जो पहली पुड़िया है, मरीज को डॉक्टर अपने सामने खिलाता है, और 1 मिनट में जब उसकी नाक खुलती है, डॉक्टर साहब 2 डिब्बी दे दो मेरे को। रास्ता निकालना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो, आप मेडिकल स्टोर के डिस्ट्रीब्यूटर्स ही बोलते हैं। उससे नहीं होगा काम। अगर आपकी दवा है और काल में पहले ये 2-3 साल पहले की बात। तो छोड़ो ना। तो आपको वही वाली बात है कि व्हेन यू डू ए स्टार्टअप, आपको स्ट्रेटेजी उसी समय बनानी पड़ेगी, फेल होने के बाद नहीं बनानी पड़ेगी। हमने पहले कहा कि हम पैनक्रेटाइटिस का इलाज करेंगे तो हम अपने सुपरविजन में करेंगे, हम किसी को देंगे ही नहीं। अब इम्बो का जो मेरा मॉडल है, इट इज ओनली थ्रू डिस्पेंसिंग आयुर्वेदिक फिजिशियन, बाजार में देते ही नहीं है, ऑनलाइन बिकती है। हमने सर्वे किया कि जब लोग अपने आप ले रहे हैं तो 50% ठीक हो रहे हैं, और जब डॉक्टर के थ्रू ले रहे हैं तो 90% ठीक हो रहे हैं। तो अगर आप कोई चीज कर रहे हैं, और दैट्स व्हाई आई एम हियर, क्योंकि मैं जिंदगी में कामयाब हुआ हूं तो फेलियर्स बहुत सारे होंगे। तो आप कोई दवा ऐसी बना रहे हैं, और दूसरी बात है कि पेन किलर तो बहुत सारे मौजूद हैं, यू आर हैविंग ए कंपटीटर। मैंने आयुर्वेद सेक्टर में उसी को पकड़ा जिसमें कंपटीशन है ही नहीं, जिसमें स्कोप है। अब माइग्रेन का मरीज कहता है मुझे कड़वा पिज्जा कुछ भी दे दो मुझे ठीक कर दो। हमने किसको पकड़ा है? 3% 4% लोगों को पकड़ रहे हैं। अभी हम मैसूर में जो हमारा हैदराबाद वो बेंगलोर में जो होने जा रहा है, हमने कहा है कि अगर आपको 15 दिन से कम सिर दर्द होता है तो हमारे क्लिनिक में मत आना। 15 दिन से कम वाले हमारे है ही नहीं, बट वी नो कि 15 दिन से ऊपर वाले अच्छा खासा मार्केट है, करोड़ों का मार्केट है, अरबों का मार्केट है। पर ये जो मार्केट है, हमारी आंख कहाँ पर है? हमारी आंख तो अमेरिका के ऊपर है। कि अगर सपोज करो हमने बेंगलोर में 2000 मरीज रिफ्रैक्टिव माइग्रेन के ठीक कर लिए डेटा के साथ, तो खबर कहाँ तक जाएगी? और फिर वो जो 36 मिलियन वहां पर हैं, जो उसके 4% है, वो तो कहेंगे $50-60 ले लो, $1,00,000 ले लो, ठीक कर दो हमें। हम इंपोर्ट करेंगे पेशेंट्स, तो ये कहेगा मुझे एक्सपोर्ट करना है। मैंने कहा बेटे लुट जाओगे, एफडीए को करने में 15 साल ये सब करोगे। हम उससे पहले डेटाबेस बना के इंपोर्ट ऑफ पेशेंट्स हैं। तो माई मॉडल इज दिस, आई रिसीव पेशेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। हो गया ना काम? ये सब एक लाख सवाल है। अभी जैसे कि हम लोग जैसे स्किन इफेक्ट केयर पे काम कर रहे हैं, तो आयुर्वेदा के जो फॉर्मुलेशन है जैसे विशो तेला है और सोमराजी तेला है, जो स्किन के लिए टॉपिकली यूज किया जाता है, उसको हम एक सॉप में कन्वर्ट कर रहे हैं। सॉप का जो है क्या इनपुट देना चाहेंगे? आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने वो जगह चुनी है जहां पर गैप है। स्किन की इतनी सारी दवाइयां मौजूद है बाजार में, अब मुझे तो पता नहीं स्किन में कौन सी पे आप काम करोगे। आप कोई ऐसी चीज पकड़ो, स्पेसिफिक होकर बात करो। आप जनरल बात कर रहे हो। अब स्किन में तो अर्टिकेरिया भी है, स्किन में सोराइसिस भी है। तो आप जब जनरल की बात करोगे तो पिट जाओगे। फिर अभी एक तो फेल हो चुके हैं, दूसरा भी हो जाओगे। आपको बैठ के पेपर पर एक पाथवे बनाना पड़ेगा, दिस इज माई गोल। और इसके लिए मैं बोलता हूँ लक्ष्य एक, पड़ाव एक, और फिर आप उसको रिव्यू करो। जैसे मान लीजिए आपने 10 साल का 20 साल का बनाया बिजनेस, जब करोगे इट कैन नॉट बी शॉर्ट टर्म गोल।
तो आप बनाओगे मेरा ये गोल है और मान लीजिए 1 साल का ये है, तो 20 साल का तो बनाओगे नहीं। तो पहले साल के बाद रिव्यू करो कि जो आपने सोचा था वो पूरा हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब अनरियलिस्टिक था, एफर्ट में कमी थी, टीम गलत थी, कुछ तो गलत थी, कामयाब हो गए तो दूसरा करो। तो मैं हर साल के फिक्स करता हूँ गोल। तो पिछले साल मेरा 1 करोड़ का गोल था, वो 2 करोड़ हो गया। मेरे मरीज कहते हैं कि मेरे 15 का एवरेज आएगा, मेरा 29 का एवरेज आ रहा है, तो आई गेट एक्साइटेड। इसका मतलब कि जो मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, जैसे मैंने इनसे कोई सवाल पूछा और इन्होंने तुरंत वही जवाब दे जो मैं चाहता था, तो क्रिकेटर यही तो करता है, मैंने बॉल फेंकी कैच आ गई। तो बिजनेस मैन इज लाइक ए क्रिकेटर, उसको जो भी चाल चलनी है उसके हाथ में आनी चाहिए। उससे भी स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे विकेट कीपर भी वही है, बॉलर भी वही है, बैट्समैन भी वही है और एम्पायर भी वही है, कोई नहीं है। तो आपको उसी तरह उसी श्रूडनेस के साथ काम करना। तो मैं आई एम नोन फॉर दिस, क्योंकि तुम्हें आइडिया कहाँ से आते हैं? मैंने कहा ऐसी तो आते हैं मेरे को आइडिया। अब मैसूर का जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरी आँख कहाँ है? अमेरिका पे है। अरे बाप रे, हाँ मुझे पता है, अगर 2000 मरीजों का रिफ्रैक्टिव माइग्रेन मेरे ठीक हो गया और 22 करोड़ मेरी जेब में आ गए, तो आई फाउंड ए पार्टनर। अब मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, मेरी उम्र 65 साल है, तो पैसे लगाने की तो मुझे तो पैसे चाहिए नहीं बेटा। हमारे नेता कहते हैं मुझे तो चाहिए नहीं, मुझे तो तनख्वाह भी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री कहता है मैं तो फकीर आदमी हूँ। तो जैसा राजा वैसा मैं भी फकीर हूँ भाई। तो तेरे को मैं इलाज कराऊंगा, तेरे पास मरीज आएंगे, तेरा अस्पताल होगा, सब कुछ होगा, मेरे को क्या देगा? अरे भाई जी आप बताओ गुरुजी, मैं गुरुजी को तो गुरु दक्षिणा तू देगा ना, मैं थोड़ी मांगूंगा। बोले सर मैं आपको टर्नओवर का 30% दे दूंगा। मैंने बल्ले बल्ले हो गए। और वो 30% छोड़ो, वो जो डेटा है ना उसका मालिक मैं हूँ। तो नहीं तो आज मैं अगर वो रिसोर्ट बनाऊंगा तो 20 करोड़ की बनेगी, मार्केटिंग करूंगा तो अलग होगा, लोगों को रखूंगा तो उनको पालते पालते मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। कुछ भी नहीं है मेरे को, तो मेरा सेक्रेटरी भी वो देगा, मेरा साइंटिस्ट सब कुछ वो देगा, 30% भी देगा। This is all smart. This is startup. Now it is my new startup in Mysore, Bangalore. आई कहाँ पे? अमेरिका पे। कि 36 मिलियन जो माइग्रेन का डेटा है, उसमें 4% लोग ऐसे हैं क्योंकि उनका जो स्पेंडिंग है बिलियंस में है। और तब तक हम इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि उनका तो इंश्योरेंस कंपनी भी पैसा देने लगेगी, क्योंकि देयर इज एविडेंस। तो आयुर्वेदा को क्या चाहिए? एविडेंस। एक पिक्चर देखी थी, वो डर्टी पिक्चर थी, क्या नाम थी, विद्या बालन की, क्या नाम था उसका? डर्टी पिक्चर थी। उसमें एक उसका स्टेट था कि पिक्चर का बेसिक पर्पस क्या है? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। आयुर्वेदा का एविडेंस, एविडेंस एंड एविडेंस। एविडेंस करोगे तो कुमुद जी भी आएंगे, राजीव जी भी आएंगे, आप भी आओगे। तो मेरा मंत्र वही है। तो आप जितने भी कर रहे हो, क्योंकि आयुर्वेदा में आज एविडेंस नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही बोला, क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो एस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी, एविडेंटली इफेक्टिव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर्स। दौड़ के बढ़ेगी ये दुनिया, कोई विज्ञापन नहीं देना। मेरे को लोग बोलते हैं वैसे आपका विजिटिंग कार्ड, वो भी स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग की। तो मैं सीधे जवाब पता क्या देता हूँ? मैं बड़े आदमी कार्ड नहीं रखते, तो मैं कार्ड नहीं रखता हूँ, कम से कम इसी से बड़ा हो जाऊंगा। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, 30 साल मेरठ में रहा, फिर मैंने देखा मेरा काम बड़ा हो गया है, मैं देहरादून चला गया। कोई नहीं जानता था मुझे, कोई नहीं जानता था। एक आदमी थे जो मेरे मरीज के सारे थे, उन्होंने मुझे वहां पर थोड़ी सी सपोर्ट की थी बसने में। मैं गया, एक मकान किराए पे लिया और बैठ गया। और उन दिनों में दिल्ली 2 दिन के लिए आता था हफ्ते में, थर्सडे फ्राइडे को, बाकी दिन देहरादून। मैंने देहरादून जाके कोई पैम्फलेट नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कुछ नहीं किया। किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं। मेरठ का होना तो मारपीट का शौक है था। कुछ नहीं किया, किसी को छेड़ा भी नहीं, किसी को भगाया भी नहीं। पर ऐसा मैंने क्या किया कि उस टर्नर रोड पे, जो मेरे को बिल्कुल नहीं जानती थी, कि 3 दिन के अंदर मेरे को पूरी टर्नर रोड जानी पड़ी, और कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगाया। और ये मेरी बहुत सोची समझी
मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, सोची समझी, ऐसे नहीं कि तुक्के से, बहुत श्रूड। क्या क्या होगा मैंने कि 3 दिन के अंदर पूरी टर्नर रोड करीब 4 किलोमीटर की, एवरीबॉडी केम टू नो कि देयर इज अ वैद्य बालेंद्र प्रकाश। जस्ट 3 days, किसी का इलाज भी नहीं किया, कोई उद्घाटन भी नहीं किया, किसी वीआईपी को भी नहीं बुलाया। दो लोग इस बात का जवाब मुझे दे चुके हैं, दोनों, एक बीएससी, एक बीए पास लड़की और एक एमटेक लड़का। बाकी बड़े बड़े मार्केटिंग के एक्सपर्ट इस जवाब को देने में फेल हुए। कौन बनेगा करोड़पति? स्क्रीनिंग किए होंगे, हैं? स्क्रीनिंग किए होंगे, क्या स्क्रीनिंग कुछ तो टेस्टिंग किए होंगे इसकी? तो बता रहे हैं। अरे किसी का इलाज ही नहीं किया तो कहाँ से करेंगे? आज स्टार्ट ही नहीं किया थे, नो। किसी का इलाज नहीं किया वहां पर, मेरे को जानता ही नहीं था कोई कौन है नहीं। दिल्ली आता था हफ्ते में 2 दिन के लिए बस। शॉप के लिए कुछ लोकेशन दे शॉप तो थी नहीं, किराए के मकान में लगा था, बोर्ड भी नहीं लगाया था। मकान अरे बैठ गया ना मैं तो, मकान ले लिया, बैठ गया मैं, और कोई दुकान नहीं खोली। फेमस कैसे हुआ? शायद आप टैक्सी से जाते होंगे, लोकल नहीं, होगा, गाड़ी मेरी अपनी थी, गाड़ी मेरे पास अपनी। गाड़ी से 2 बार जाते होंगे तो उससे क्या हो? प्लीज जा रहे हैं। कौन देखता है किसकी गाड़ी, क्या कहाँ की बातें कर रहे हो? राइट राइट। हाउ केयर्स? हाँ, एक दूसरे को बोल बोल के, किसने? मैंने बोला? और लोग जो अरे तो जब मुझे कोई जानता नहीं तो कौन बोलेगा? के बारे में बताए होंगे कि बहुत किसने बताया? किसने बताया होगा? आपके ग्रुप वाले लोग जो अरे जब देहरादून में कोई मुझे जानता नहीं तो कैसे काम चला? उस समय तो कैपिटल भी नहीं था और छोटी जगह रही। ईमेल भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था। ये स्टार्टअप कैसे करेंगे यार? तुम्हारे अगर ऐसी बुद्धि नहीं होगी तो स्टार्टअप कैसे करोगे? फ्री की दवा, अबे कह दो ना, दवा नहीं दी किसी को। नाले का पानी हो गया काम। कितने नाले के पानी फ्री की दारू पिला के किसी बीमारी को जड़ से खत्म करने का प्रमाण देकर, मतलब किसी को, अरे किसको दिया? दिया मैंने, इलाज ही नहीं किया किसी का, किसी से बात ही नहीं करी। जवाब दिया है आज तक, इसलिए आप परेशान हो। मैंने आपको बताया कि मैं थर्सडे फ्राइडे को दिल्ली रहता था, बोला? बोला? उसके बाद हर महीने, हर हफ्ते जाता था, बाकी 5 दिन कहाँ रहता था? देहरादून। तो मरीज तो 5 दिन इंतजार नहीं करता ना। उसने पूछा, वैद्य जी अगले थर्सडे से पहले कहाँ मिलोगे? दिल्ली वाला कहीं वाला भी? मैंने देहरादून में कहाँ मिलोगे? टर्नर रोड पे कहाँ मिलोगे? कोई पता था ही नहीं, कोई मकान नंबर था ही नहीं। वैद्य बालेंद्र प्रकाश, सामने एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, दौलत राम एनक्लेव बना नहीं था, मैं अपोजिट दौलत राम एनक्लेव, वैद्य बालेंद्र प्रकाश, टर्नर रोड। वो पहुंच गया वहां पे, वैद्य बालेंद्र प्रकाश। भैया कौन हो? वैद्य जी तो मर गए। बोले क्या बात करो, कल तो मैं मिला हूँ। क्योंकि वैद्य के नाम पे तो था, बुढ़ा था, मर गया। अच्छा वैद्य जी हैं? बोले हाँ। अरे आप जानते हो किसी को? वो सारे टर्नर रोड के जो ठुल्ले थे दुकान वाले, अरे तो वैद्य जी हैं, बहुत देर से भाई, कहाँ से आए जी? वहां से। क्या जी? कैंसर का इलाज करते हैं जी? कौन सा कैंसर? अरे वो तो बहुत नामी वैद्य जी। कौन है? सारा 4-5 घंटे पूरी टर्नर रोड। तुम बताओ। अच्छा, अरे वो जो ढंड के में आए एक, बोले वो तो बहुत जवान से है। बोले जवान ही तो है। जवान है वो, जिप्सी है? बोले हाँ जी जिप्सी है। अरे वही है। अब वो झुंड का झुंड टर्नर रोड से ऑफ रोड पे मेरा आखिरी घर है, वो जो आने शुरू हुए तो मुझे लगा कोई आ रहे हैं, मैं अपना घर लेके बैठ गया। अब वो सारे गेट पे आए और किसी की हिम्मत तो अंदर आने की। बोले वैद्य जी मैं पड़ोस में रहता हूँ, ये भाई साहब बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। ठीक है, किसी को चाय पिलाई, कुछ पिलाई। बोले अगली बार ना मेरा पता दे देना। ठीक है, एक को पता दिया, अगले दिन स्ट्रेटेजिकली दूसरी स्टेट से पता दिया हुआ था। आज उसे 2 घंटे लगे। बोले आप कहाँ से आए हो? मैं हरियाणा। अरे कल तो वहां से आए थे, आज हरियाणा से आए थे।
तो 3 दिन में 3 नए लोग अलग अलग जगह से आ गए एंड आई बिकेम फेमस। क्या बात है। तो आपने किया पर आप बेच नहीं पाए, तो बनाएगा है, पहले बेचो। तो एक नंदा जी की स्टोरी मुझे मालूम है। नंदा जी पाकिस्तान से आ गए, राजा नंदा के जो बड़े वाले नंदा थे, और आगे दिल्ली के इंपीरियल होटल में ठहरे, कनॉट प्लेस में। तो जो लोग होते हैं स्टाइल से काम, तो उनके पास उन्होंने वहां से एक गाड़ी देखी, एम्पाला गाड़ी होती थी उन दिनों, वो नीचे खड़ी थी कहीं। उन्होंने उस गाड़ी की 500 रुपए में बुकिंग कर ली और थोड़ी देर में 2500 की बेच दी। तो फर्स्ट थिंग व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड सेलिंग कार्स। तो पैसे लगा के काम नहीं हुआ, उन्होंने बुद्धि लगाई, क्योंकि पाकिस्तान से खाली हाथ आए थे, पर होटल में बैठे थे, तो होटल में बैठते ही थोड़ी सी भाव बढ़ जाते नहीं कि 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ, इस पे पैसे होंगे, जैसे 1 करोड़ की गाड़ी में इस पे पैसे होंगे। तो एक मेरे बैंक मैनेजर ने, मेरी उधार की गाड़ी थी, ये मारुति 1000 आई थी शुरू शुरू में, प्रीमियम होता था, मेरे पे 35,000 रुपये कर्जा लेके आया था। बैंक मैनेजर को तो पता नहीं कहाँ से लेके आया। उसने उसी के ऊपर मेरे को 4 लाख की सीसी बना दी थी कि भाई इस पर गाड़ी है तो पैसे होंगे। तो आपको अपना ऑरा दिखाना पड़ता है, आपको अपनी बुद्धि दिखानी पड़ती है। तो आप बिजनेस करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, करो, पर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। तो आयुर्वेद एक आज की तारीख में अनटैप्ड थिंग है। इसमें जो इन्होंने कहा कि मेन स्ट्रीम में नहीं है, मेन स्ट्रीम में होगा तो फिर स्टार्टअप होंगे, तो अपना घूमेंगे। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आज मेरा यहाँ हुआ है, और फिर मिलेंगे। लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, सारी चीजें तो आज नहीं होंगी। तो कंसीडरिंग द लिमिटेशन ऑफ टाइम, मैं कुमो से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें, और मैं प्रोफेसर को। वैद्य जी, आज जिस तरह से अपना व्यवहारिक ज्ञान आप लोगों को बताए, उसमें हमको लगता है कि बहुत दिन के बाद इस तरह का जो हमारे स्टार्टअप्स को इस तरह का टिप्स मिला है, वैद्य जी को बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही मजेदार तरीके से पर नाले के पानी वाले से पूछते तो 2-3 चीज जो वैद्य जी बोले, जिसको आप लोग को ध्यान रखना है। एक तो आउट ऑफ बॉक्स सोचना है, और दूसरा बात है कि आपको जो एविडेंस बेस्ड जो है वो करना है। और गैप है, आयुर्वेद का बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है, और रिसर्च R&D जो है उस पर भी ध्यान देना है, ये सारा चीज। और उसके बाद स्टार्टअप को आइडिया है, जैसे वैद्य जी बात करते करते 2-3 आइडिया दे दिए, एलोवेरा वाला और ये सब वाला लेकिन बिहार में नहीं, आप क्या है, एलोवेरा वाइन जरूरी तो कि बिहार में बेचना। ऑपरेट करके बनाई जा सकती है। हाँ नहीं, मेरा नाम आपके लेना, guidance- मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा। और ये कोलैबोरेट करते हैं। मैं उसको टेक्निक हाउ टू डू इट, और आयरन से कि 5 स्टार होटल में बिकेगी। अच्छा, बोलो कि फ्री में देंगे आपको। एक और बात बता दें कि चूंकि वैद्य जी के साथ हमको कोरोना के समय में वैद्य जी से हम बहुत मदद जो है जनरल मैंने सारे लोगों को दिलवाए थे, तो उस कारण व्हाट्सएप नहीं है, यूट्यूब पे जो वीडियोस जिसमें कि वैद्य जी को हमारे रिक्वेस्ट पे वैद्य जी फ्री में लोगों को सलाह दे देते थे, उसमें मेरा नंबर दिया हुआ है। तो उस दरमियान तो वैद्य जी के विषय में या पेनक्रेटाइटिस किसी को है तो वो हमको फोन करते हैं कि वैद्य जी, या तो हम ही को वैद्य समझ लेते हैं। अब उसमें समस्या ये हुआ कि वो जो अफगानिस्तान वाला क्राइसिस चल रहा था, उस समय हमको अफगानिस्तान से फोन आता था, पाकिस्तान से फोन आता। तो आप जैसे उठाए और बोल रहे हैं इस्लामाबाद से बोल रहे हैं, मन में डर भी लगता था। कोयले की दलाली में हाथ डाल। लेकिन ये है कि
पूरे वर्ल्ड में हमको जो अनुभव है, क्योंकि मेरा नंबर उसमें दिया हुआ था और अभी भी हमको लगता है महीने में 10-15 इंक्वायरी मेरे पास आते हैं जो मैं इनके यस को भेज देता हूं। तो आप अगर जैसा वैद्य जी बोले एविडेंस बेस्ड काम करते हैं, तो आपका पूरे वर्ल्ड में जो है आज पेनक्रेटाइटिस में अगर किसी को भी कोई समस्या, मतलब जो भी पेनक्रेटाइटिस का पेशेंट है और वो सीरियसली कहीं अगर वो जानकारी लेता है तो वैद्य जी का नाम सबसे पहले आता है। तो आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा और हमको लगता है कि आप लोगों को ये बहुत मतलब इसका बहुत चीज सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और वैद्य जी से आगे भी हम आग्रह करेंगे कि यहाँ का पटना का जो है वो इनका कार्यक्रम बनता रहे और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होता रहे। सर एक मेरा भी क्वेरी है। वो एक जो कैटरपिलर फंगस है हिमालयन वियाग्रा के नाम से, उसको घर में बनाया जा रहा है आजकल, लैब में भी बन रही है और बहुत ही कॉस्टली होती है जड़ी जो है। मेरे से क्या चाहिए इसमें? मेरे से क्या इनपुट चाहिए? तो उसके बारे में कि क्या हम लोग बना सकते हैं ये प्रोडक्शन? मैंने मेरे को ना तो वो वाली वियाग्रा का पता है ना दूसरा का पता है। मेरा सब्जेक्टिव मेडिसिन जो है आई ओनली टॉक अबाउट लाइफ सेविंग और कंफर्ट ब्रिंगिंग मेडिसिन। आयुर्वेद की वीकनेस है ये, अफ्रोडिसियक वगैरह, मेरा उसमें कोई रुचि नहीं। मैं केवल जानलेवा बीमारियों के बारे में बात करता हूँ और कुछ नहीं। सर एक मेरा सवाल है। हाँ, एक स्टार्टअप है, मेरा नाम विकास है। स्टार्टअप है इंडिया में जो कि सबसे लीडिंग D2C आयुर्वेदा स्टार्टअप है जिसका नाम है डॉक्टर वैद्य। सो डॉक्टर और वैद्य बहुत आयरनिक है कि डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है और वैद्य भी, बट उनको डॉक्टर लगाना पड़ रहा है ताकि ये बताया जाए कि ये कुछ इलाज करता है। सो मतलब मैं कुछ दिन पहले स्टडी कर रहा था आयुर्वेदा के बारे में क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट आया था, तब मुझे खुद पता लगा कि वैद्य आप खुद से स्टडी करके सेल्फ स्टडी करके भी बन सकते हैं। नहीं बन सकते। नहीं। प्रॉपर देखो वैद्य जो है हाँ विद धातु से बना हुआ है विद्वान, हाँ तो विद्वान वैद्य बना। और आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए वैद्य का वर्णन है, धन्वंतरी का वर्णन है, चिकित्सक का वर्णन है। तो वैद्य करते ही एक आइडेंटिटी मेरी है कि मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। अच्छा। जब मैं लिखता हूँ डॉक्टर तो घोड़े का डॉक्टर हूँ कि किताब का डॉक्टर हूँ, काय का डॉक्टर हूँ, तो वैद्य करके मेरी एक आइडेंटिटी आती है। ओके। पर वैद्य करने के लिए देश में एक ही कानून है कि यू शुड हैव ए 5.5 years BMS कोर्स, जिसका एडमिशन के थ्रू होता है। आप 5.5 साल का जब कोर्स करते हैं इंटर्नशिप के साथ तो आपको आयुर्वेद आचार्य की डिग्री मिलती है। देन यू कैन यूज वर्ड वैद्य और डॉक्टर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो आप डॉक्टर भी लगा सकते हैं? लगा सकते, सारे डॉक्टर लगाते हैं, पर मैं डॉक्टर जानबूझ के नहीं लगाता हूँ बिकॉज माई आइडेंटिटी एज ए वैद्य जी है। अब मेरे मरीज मेरे को वीजे बोलते हैं आजकल, वैद्य जी वीजे, क्योंकि आपको नया स्टाइल मारने का है, आपको ऑपरेशन करने का। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मोमेंटो से टोपी निकाल के चलिए, मुझे थैंक यू वेरी मच कि आज जो हमारे देश के स्टार्टअप हैं उसमें आयुर्वेद को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं कुमुद जी का धन्यवाद देता हूँ। और आप सब लोगों ने बड़े इंटरेस्ट के साथ इसको बहुत इंसाइटफुल